हेलो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर 12 जो है अध्याय जो 12 है, अध्याय 12 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। फ्रेंड्स आज हम चैप्टर 12 जो है अध्याय 12 जो है इसमें इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हमने जिस प्रकार पिछले वीडियोस थे, पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें इंपॉर्टेंट लगाए थे, एज इट इज उसी तरीके से भी हम इसमें भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के सिवाय हम जो है चैप्टर्स में कुछ स्टडी करते हुए अंडरलाइन करते हुए जाएंगे, ताकि हमारे ये 20-25 साल पुराने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पर लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उनके रूप में हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ आपके सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड। इंग्लिश में लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड में आप देखिए कोई भी एक गुणनखंड के बारे में हमने पिछली क्लासेज जो है 6 और 7 में भी पढ़ा है, उससे थोड़ा सा अपर लेवल है इसमें 8th क्लास में। इसमें हमारे जो प्राकृत संख्या जो भी है वो प्राकृत संख्याओं में एक संख्या ले ली, प्राकृत संख्याओं में एक संख्या जो है 30 ली है, 30 जो है वो नंबर लिया है और 30 के जो फैक्टर्स किए उन्होंने, तो ये जितने भी है वो सारे फैक्टर्स है, यानी 30 में इन नंबर्स का भाग पूरा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। लेकिन हम जो है इसमें आगे लिखा हुआ यहाँ पर देखिए 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 जो है ये प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको 30 को लिखा है इसको, और बाकी ये जो ऊपर जो है ये सारे फैक्टर्स हैं, ये ऊपर जो है ये सारे फैक्टर्स हैं, ये वाले जो है सारे फैक्टर्स हैं, 30 के जो है गुणनखंड है। ओके, और आगे जो ये वाला लिखा हुआ है ये प्राइम फैक्टर्स है। ओके, अभाज्य गुणनखंड है। फैक्टर्स का मीनिंग ये होता है कि इन नंबर्स का भाग पूरा जा रहा है 30 में, 30 में, लेकिन प्राइम फैक्टर्स है वो 2, 3 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जिसका भाग 30 में पूरा जा रहा है। ओके, क्योंकि 2, 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ खुद का ही भाग जाता है और इसके अलावा एक का भाग जाता है। एक से और सेल्फ से खुद से ही डिवाइड हो उसको प्राइम अभाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्याओं का यूज़ लिया है, प्राइम नंबर्स का यूज़ लिया है, इसलिए ये अपने आप में प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए आप, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 70 के अभाज्य गुणनखंड, 70 के जो है प्राइम फैक्टर्स जो है 70 के अभाज्य गुणनखंड। और इसके अलावा आगे आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 90 के अभाज्य गुणनखंड, जो 90 के प्राइम फैक्टर्स। इस चैप्टर में हम जो है सारे प्राइम फैक्टर्स के रूप में ही उनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नंबर्स को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में जो है हम प्राइम फैक्टर्स के रूप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, उनके प्रोडक्ट के रूप में हम इसमें जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स को लिखेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, यानी कि इन नंबर्स का भाग पूरा चला जाता है, लेकिन हम इस प्रकार के नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, उनके गुणनफल के रूप में लिखेंगे। इसलिए ये हम यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ भूमिका नॉर्मल इंट्रोडक्शन में हम ये देख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे चैप्टर्स का मेन, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो एक तो आपको ये यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक के जो भी पद होंगे, जो भी टर्म्स होगी, उनको गुणनफल के रूप में हम किस प्रकार बनाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 5xy वाला, 5xy जो है 5xy को लिख सकते हैं 5 × x × y। एक तरीके से जो नंबर्स होंगे, जो संख्याएं होगी, उनको तो हम अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। और जो वेरिएबल्स होंगे, चर होंगे, x y z होंगे, उनको जो है अखंडनीय रूप में लिखेंगे, अखंडनीय गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जो हम आगे आपको देख ली, जो हमारे आगे आ जाएगा। अखंडनीय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इररेड्यूसिबल, जो है उस फॉर्म में लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पर देखिए आप 5xy जो लिखा हुआ है, 5xy है, इसको 5 × x × y इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। ओके, और जिस तरीके से संख्याएं होती है, नंबर्स होती है, उनको तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि ये देखिए आप 5xy है, इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन सा हो गया, 5। और x और y जो है ये भी अपने आप में सबसे छोटी से छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर होंगी, स्क्वायर वगैरह नहीं होगा। तो इस जो x और y जो होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, उनको अखंडनीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उनके लिए इररेड्यूसिबल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो नंबर्स होंगी, संख्या होगी, उनके लिए तो अभाज्य गुणनखंड, और जो x y वगैरह वेरिएबल होंगे उनके अभाज्य के स्थान पर अखंडनीय यानी कि इररेड्यूसिबल का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके लिखा हुआ होगा यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ होगा, वी से दैट 5 × x × y इज द इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy। ओके फ्रेंड्स, ये जो 5xy है, 5xy है, इसका अखंडनीय रूप जो है 5 × x × y है, 5 × x × y है। ओके, 5 × x × y इज द इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy, 5xy का अखंडनीय रूप है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 × x × y, 5 × xy, ये लिखा हुआ है, ये अखंडनीय रूप नहीं है, यानी कि 5 × xy इज नॉट एन इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy, 5xy का अखंडनीय रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ आपके जो x y है, इसको x × y के रूप में, और आगे हम जो है इसको x × y के रूप में, गुणनफल के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ओके, 5 × xy, 5 × xy जो है अखंडनीय रूप नहीं है, इज नॉट एन इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy, 5xy का अखंडनीय रूप नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स xy जो है, जो फैक्टर्स xy, जो xy का जो फैक्टर्स है, जो xy के जो फैक्टर्स हैं, वो एक्स वाई के फैक्टर्स होंगे, वो होंगे कौन से, x × y, इसलिए हम इसको आगे और गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना है, फिर आपको ये थोड़ा सा देखना है।
ठीक है। ये इसका अखंडनीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो अखंडनीय रूप इरेड्यूसिबल फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके इसके जस्ट सामने लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें भी आप देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनखंड क्या है। गुणनखंडन क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंडन होता क्या है बेसिकली, तो गुणनखंडन के लिए क्या होता है कि जो भी व्यंजक होता है वो गुणनखंड रूप में, जैसे मान लीजिए ये सारे व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, ये वाले 3xy 5x²y, ये जितने भी होंगे एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लिखते हैं। ये गुणनखंड जो भी होंगे वो संख्याएं भी हो सकती है, यानी कि नंबर्स भी हो सकता है, फिर बीजीय चर भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, बीजीय व्यंजक भी हो सकते हैं। इस तरीके से सबसे पहले हम ये गुणनखंड के रूप में ही दिख रहे हैं, हमारे को यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये व्यंजक पहले से ही गुणनखंड के रूप में दिख रहे हैं, तो इन्हें देखकर हम आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाले देखिए आप, तो ये गुणनखंड के रूप में नहीं दिख रहे हैं। ओके, ये जैसे कि हम इनको हम एक्सप्रेशंस को कंसीडर करें तो ये इट इज़ नॉट ऑब्वियस व्हाट देयर फैक्टर्स आर, हम इनका आसानी से जो है गुणनखंड क्या है वो हम आसानी से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड करने के लिए हम अलग अलग विधियां जो है वो अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहली विधि देखिए आप, यहाँ पर लिखी हुई है सार्वगुणनखंडों की विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सार्वगुणनखंड की कौन कौन सी विधियां हैं, तो गुणनखंडों की कौन कौन सी विधियां हैं, तो सबसे पहले ये रही सार्वगुणनखंड वाली विधि। सार्वगुणनखंड यानी कि कहने का मीनिंग ये कॉमन, कहने का मीनिंग ये है कि कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं हम। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 2x+4 है, तो 2x को लिख सकते हैं अखंडनीय रूप यानी इरेड्यूसिबल फॉर्म कौन सी होगी, 2 × x। ओके, और 4 को लिख सकते हैं अभाज्य प्राइम नंबर्स के रूप में 2 × 2, यानी कि 2 × x, यानी कि 2 × x + 2 × 2, और इसमें से आपके कॉमन आ जाएगा 2, 2 कॉमन आते ही ये अल्टीमेट जो 2 कॉमन आते ही अल्टीमेट जो है ये मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे इसी तरीके से आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए ये वाला 5xy + 10x, इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको देख लेना कि उभयनिष्ठ जो गुणनखंड कौन से होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 और x जो है इसके कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो 5x को जो है कॉमन फैक्टर्स जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे को दिख रहे हैं इसमें, तो 5x इसमें भी दिख रहा है और 5x इसमें भी दिख रहा है, 5x दोनों में दिख रहा है, तो 5x को कॉमन ले लेंगे और फिर पीछे बचा ये रहा यहाँ पे y + 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा एग्जांपल्स के लिए, एग्जांपल्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप एग्जांपल नंबर 1, 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और फिर आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर आगे आप प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दीज। ओके फ्रेंड्स, तो ट्राई दीज प्रयास कीजिए में सबसे पहला क्वेश्चन है 12x + 36, 12x + 36। अब इसका आंसर क्या होगा, 12x + 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 यानी 12 ब्रैकेट x + 3, 12 कोष्टक x + 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 22y - 33z, 22y - 33z। तो मैं इसका जो है सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो इसका आंसर फ्रेंड्स 11 तो आ जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, सारा गुणनखंड आ जाएगा, कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर आ जाएगा 11। ओके, अब 11 तो बाहर आ गया, फिर उसके बाद में अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर आपके बचेगा 2y - 3z, यानी 11 कोष्टक 2y - 3z, 11 ब्रैकेट 2y - 3z, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसी का थर्ड नंबर है 14pq - 35pqr। तो इसका भी मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है 7pq, ये तो आ जाएगा बाहर, कोष्टक के बाहर आ जाएगा, सारों गुणनखंड कॉमन है दोनों में है तो बाहर आ जाएगा 7pq। फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 + 5r। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7pq कोष्टक 2 + 5r। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आंसर रह जाएगा 7pq ब्रैकेट 2 + 5r। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। तो आगे सब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। पुनः समूहन के द्वारा जो है हम फैक्टर्स कैसे करेंगे। फ्रेंड्स एक पीछे चीज़ रह गई थी, ये यहाँ पर इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि एक जो होगा वो तो सब एक का भाग सब में जाएगा। एक जो है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो एक जो है सभी का गुणनखंड होता है। तो इसलिए एक को जो है हम विशेष स्थिति में, कोई पर्टिकुलर कोई एक विशेष स्थिति होगी, स्पेशल केस में हम इसको यूज़ में लेंगे, बाकी एक को ज़्यादा यूज़ में लेने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। तो हमारा कहाँ था, ये वाला, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पदों का पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन। पुनः समूहन के द्वारा गुणनखंडन का मतलब ये हुआ कि आप जो भी पद हैं, जो भी टर्म्स हैं, उन पद का जो है टर्म्स का पुनः समूहन करेंगे, रीग्रुप यानी कि ग्रुप बना के करेंगे, एक बार 2 बार, इस तरीके से आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2xy + 2y + 3x + 3, ये वाला एग्जांपल है। तो पहले तो हमने क्या किया, 2xy और 2y को पास में ले लिया, 3x और 3 को पास में ले लिया, और हमने इन दोनों में से कॉमन लेके दोनों के आंसर ले आए।
दोनों के आंसर आ गए। 2y देखिए आप यहाँ पर तो 2xy प्लस 2y जो है इसका तो 2y ब्रैकेट x प्लस 1, 2y कोष्टक x प्लस 1, 2y बाहर आ गया, कॉमन आ गया। और जो 3x प्लस 3 है, 3x प्लस 3 है, इसमें 3 बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो 3 कोष्टक x प्लस 1। और ओवरऑल देखा जाए तो ये यहाँ पर देखिए 2y कोष्टक x प्लस 1 और यहाँ पर ये 3 कोष्टक x प्लस 1 जो था 3 ब्रैकेट x प्लस 1 ये यहाँ पर आ गया। और इस तरीके से ओवरऑल दोनों में देखा जाए तो x प्लस 1 कॉमन आ गया और 2y प्लस 3 ये आ गया। तो इसका जो ओवरऑल आंसर जो है वो आंसर ये रह जाएगा इस पूरे का। ओके फ्रेंड्स, तो ये किस तरीके से आएगा ये आप थोड़ा सा देखना, प्रैक्टिस करना। फिर हम आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे यहाँ पर लिखा हुआ है पुनः समूहन होता क्या है, रीग्रुपिंग होता क्या है। ओके, तो ये क्या होता है रीग्रुपिंग। तो जब कोई भी व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक जो है, कोई भी एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक जो है, उस एक्सप्रेशंस में हम आसानी से जो फैक्टराइजेशन करते समय, गुणनखंडन निकालते समय हम क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं, उनको जो है व्यवस्थित करते हैं। तो और व्यवस्थित करके हम जो है आपस में उनके गुणनखंड करते हैं। तो इस तरीके से ये रीग्रुपिंग कहलाता है। जैसे कि इस बार तो हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने क्या किया था कि पहले वाले में ये 2xy और 2y को पास में लिया था और 3x प्लस 3 को पास में लिया। इस बार हम क्या करते हैं कि 2xy और 3x को पास में लेते हैं और 2y और 3 को पास में लेते हैं। ऐसे भी करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखिए आप इसमें जो ये वाला आंसर आया था, ओके, x प्लस 1 और 2y प्लस 3, और यहाँ पर भी आंसर सेम ही आया है, x प्लस 1 और 2y प्लस 3, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। क्वेश्चन भी हमारा सेम ही था। ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर भी ये और यहाँ पर भी ये वाला, तो सेम आंसर आएगा। हम उन्हें जो है क्या करते हैं कि गुणनखंडन हमारे को जब देखना आसान नहीं होता है तब हम क्या करते हैं कि इनको अलग अलग ग्रुप में व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करके समूह बना के जो गुणनखंड करते हैं ये पुनः समूहन कहलाता है, रीग्रुपिंग कहलाता है। ओके, तो क्या होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रीग्रुपिंग, कोई भी एक्सप्रेशंस है हमारे को दे रखा है, गिवन है और हम वहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, विल नॉट बी इजी टू सी द फैक्टराइजेशन, रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन, हम अरेंज करते हैं, वापस से अरेंज करते हैं, बार बार अरेंज करते हैं, और जो ही हमारे अलाउ अस टू फॉर्म ग्रुप्स लीडिंग टू फैक्टराइजेशन, दिस इज रीग्रुपिंग। ओके, तो हमारे को जिस तरीके से अलाउ हो जाएगा हम उस तरीके से रीग्रुप के रूप में अरेंज कर देंगे। ओके, तो यही जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जो है रीग्रुपिंग कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टेप बाई स्टेप पूरा आप देख लीजिएगा। अब हमारा मेन काम है एक्सरसाइज का, तो अब हमारे आ गया एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाना प्रश्नावली 12.1। एक्सरसाइज 12.1 है, 12.1 है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट के लिए आप देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ओके, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2 जो है वो है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, जिसमें पहला फर्स्ट नंबर क्या है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7x माइनस 42 यानी 7x माइनस 42। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7 ब्रैकेट x माइनस 6, 7 कोष्टक x माइनस 6, ये इसका आंसर हो जाएगा 7 कोष्टक x माइनस 6। फिर इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6p माइनस 12q, 6p माइनस 12q, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 6 ब्रैकेट p माइनस 2q। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 कोष्टक p माइनस 2q। फिर इसका अगला जो क्वेश्चन है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 7a² माइनस 14a, 7a² माइनस 14a, सॉरी प्लस 14a। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या रहेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7a² प्लस 14a, 7a² प्लस 14a। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रह जाएगा 7a ब्रैकेट a प्लस 2, 7a कोष्टक a प्लस 2। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ नंबर है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइनस 16z प्लस 20z³ माइनस 16z प्लस 20z³। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो इसका आंसर मैं सीधा लिख देता हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर है 4z ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 5z², 4z कोष्टक माइनस 4 प्लस 5z², ये इसका आंसर रहेगा। फिर फ्रेंड्स इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ये फिफ्थ नंबर 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 20l² m प्लस 30alm 20l² m प्लस 30alm। इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका सीधा आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रह जाएगा 10lm कोष्टक 2l प्लस 3a। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर रह जाएगा 10lm ब्रैकेट 2l प्लस 3a। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। तो आगे इसका 6 नंबर है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर 5x² y माइनस 15x y²।
ओके, 5x² वाई माइनस 15xy²। इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रह जाएगा 5xy कोष्टक x माइनस 3y, 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं तो आगे है 7वां नंबर, इसी के 7वां क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर रह जाएगा, पहले तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 5, फिर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², यानी कि 5 कोष्टक 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 जो है। सवाल नंबर 8 है वो क्या कह रहा है? वो ये क्वेश्चन है कि -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका सीधा आंसर क्या रह जाएगा? इसका आंसर रह जाएगा 4a ब्रैकेट माइनस a प्लस b माइनस c, 4a कोष्टक माइनस a प्लस b माइनस c। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 जो है वो ये कह रहा है x² प्लस xy² प्लस xyz²। इसका भी मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका आंसर रह जाएगा xyz ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, xyz कोष्टक x प्लस वाई प्लस जेड। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन है, इसी के 10वें नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? वो ये क्वेश्चन है ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रह जाएगा? xy ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz। आंसर रह जाएगा xy ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz। हिंदी मीडियम वालों के लिए xy कोष्टक ax प्लस by प्लस cz, ये इसका आंसर रह जाएगा। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर जो 3 है ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? गुणनखंड कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा फैक्टराइज, हमारे को फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। जिसमें पहले नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इसको हमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रह जाएगा? आंसर रह जाएगा x प्लस वाई x प्लस 8, यानी x प्लस वाई x प्लस 8, ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमारे को उसका प्रोडक्ट जो है गुणनफल ये मिल जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं तो इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी के दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो अब मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रह जाएगा? इसका आंसर रह जाएगा 5y माइनस 2, 3x प्लस 1, यानी 5y माइनस 2, 3x प्लस 1। इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल होगा, वो हमारा ये क्वेश्चन ही होगा। ओके, हमें गुणनफल करना है, सॉरी हमें गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइज करना है, तो उसका आंसर ये रह जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसी का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो इसका गुणनखंड करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर रह जाएगा a प्लस b x माइनस y। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, ये इसका आंसर रह जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो इसी का ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही चौथे नंबर का क्वेश्चन है। 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो अब इसका जो सीधा आंसर है वो मैं आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर रह जाएगा, इसका आंसर मैं सीधा ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा 5p प्लस 3q प्लस 5, यानी 5p प्लस 3, 3q प्लस 5, 5p प्लस 3, 3q प्लस 5। ये दोनों आपस में ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, ये इसका आंसर रह जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसी का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इसका जो है सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका जो है सीधा आंसर जो है वो ये z माइनस 7 1 माइनस xy, यानी z माइनस 7 1 माइनस xy, ये इसका आंसर है। इसके जो ये जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्व समीकरणों
के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन, जो आइडेंटिटीज है, सरल समीकरण है, उनका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करते हुए गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ये जो तीनों आइडेंटिटीज है इसको आप अंडरलाइन करके याद कीजिएगा और सीधा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में गुणनखंड। ओके, यानी कि फैक्टर्स ऑफ फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के रूप में कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए, आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फॉर्मेशन आ जाएगा वो फॉर्मेशन ये वाला आ जाएगा। ओके, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जिसमें ये वाला जो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है x का कोएफिशिएंट जो है, x का गुणांक जो है, और इधर जो है अचर पद जो है वो कांस्टेंट वैल्यू जो है, इनको हम देखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू और जो x का गुणांक जो है कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म जो है, इन दोनों को चेक करते हुए चलते हैं और हम आसानी से इसका फैक्टराइज कर लेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे। इस प्रकार ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखिए आप, ये इसी फॉर्मेशन का है। ओके, जिसमें एक्स स्क्वायर जो ये लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर ये रहा, फिर x का कोएफिशिएंट a प्लस बी है तो इधर x का कोएफिशिएंट 5 है, तो ये देखिए आप a प्लस बी की जगह 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू a b है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 6 है, तो ये रहा a b इज इक्वल टू 6। अब ये इस तरीके से करके जो है सीधा a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, a और b का मान ज्ञात किया, a और b का मान ज्ञात करते समय जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई। x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में हमें ज्ञात करना था, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में हमें फाइंड आउट जो ज्ञात करना था, ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो ये आ गया एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, इस तरीके से। और आप इसको भी थोड़ा सा देख लेना, इसको स्टडी करना। और आगे जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल 10 और 11, एग्जांपल 10 और एग्जांपल 11, ये दोनों आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और फिर आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा और एक मेन काम है वो है एक्सरसाइज का, प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो अब आगे चलते हैं, हमारा ये प्रश्नावली जो है वो है 12.2, एक्सरसाइज 12.2, 12.2। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 2, गुणनखंड कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा फैक्टराइज, जिसमें सबके आंसर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9q²। तो इसका सीधा आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q, यानी 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q, ये ब्रैकेट के अंदर है, 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q आपस में मल्टीप्लाई में गुणा में है, ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, ये फॉर्मूला से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और आगे फिर इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63a² माइनस 112b², 63a² माइनस 112b²। इसका सीधा आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो इसका आंसर रह जाएगा 7 ब्रैकेट 3a प्लस 4b ब्रैकेट बंद 3a माइनस 4b। ओके, 7 कोष्टक 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, इस तरीके से होगा। आपस में गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमयता का गुण है, मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, 7 कोष्टक 3a प्लस 4b कोष्टक बंद 3a माइनस 4b, 7 ब्रैकेट 3a प्लस 4b ब्रैकेट क्लोज 3a माइनस 4b, ये भी ब्रैकेट में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 49x² माइनस 36, 49x² माइनस 36। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो इसका आंसर रह जाएगा 7x प्लस 6, 7x माइनस 6, 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। ओके, a प्लस बी, a माइनस बी इस फॉर्मूले से खुलेगा ये ब्रैकेट, ठीक है। फिर आगे चलते तो आगे इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वो है 16x³ माइनस 144x³ 16x⁵ माइनस 144x³। इसका सीधा आंसर जो है वो हो जाएगा 16x³ x प्लस 3 x माइनस 3, ये ब्रैकेट में हो जाएंगे। 16x³ ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, वापस ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, 16x³ x प्लस 3 x माइनस 3। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो इसी का ही फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही 5वें नंबर का क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका जो है सीधा आंसर क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा 2l, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, फिर हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 2 यानी 4lm, यानी 4lm, ये इसका सही उत्तर है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे है इसी के 6 नंबर क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9x² y² - 16 9x² y² - 16। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर 3xy + 4 3xy - 4, ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे। 3xy + 4 3xy - 4, ये दोनों आपस में कोष्टक में हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा a + b a - b फॉर्मूले से खुलेगा, a² - b² वाले से। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो आगे इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। x² - 2xy + y² - z², ये जो है क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर क्या रह जाएगा? आंसर देखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा x - y + z x - y - z। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? x - y + z x - y - z। फिर आगे चलते हैं। तो आगे है 8वें नंबर का क्वेश्चन, इसी का 8 नंबर क्वेश्चन है, 8वें नंबर का है। 25a² - 4b² + 28bc - 49c², 25a² - 4b² + 28bc - 49c²। अब इसका जो है सीधा आंसर देखिए आप, आंसर क्या रह जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 5a + 2b - 7c, 5a - 2b + 7c, 5a + 2b - 7c, 5a - 2b + 7c। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे इसमें इंपॉर्टेंट के लिए और कौन सा क्वेश्चन है? तो आगे इंपॉर्टेंट के लिए है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? गुणनखंड कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टराइज। सवाल नंबर 4 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है a की घात 4 - b की घात 4, a की पावर 4 - b की पावर 4। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? इसका आंसर रह जाएगा a² + b², ये तो हो गया ब्रैकेट में, a² + b², ये तो हो गया ब्रैकेट में। फिर हो जाएगा a + b a - b। ओके, फिर इसका है सेकंड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ का भी सेकंड नंबर क्वेश्चन। चौथे का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो है p की घात 4 - 81, p की पावर 4 - 81 है। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? इसका आंसर रह जाएगा p² + 9 p + 3 p - 3, p² + 9 p + 3 p - 3, ये ब्रैकेट में है। फिर इसी का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, वो फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? x की घात 4 - y + z की घात 4। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, तो वो देखिए आप, इसका आंसर भी देख लीजिए। सबसे पहले तो आ जाएगा x² + y + z का होल स्क्वायर, सबसे पहले तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा x + y + z, फिर हो जाएगा x - y - z, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है फोर्थ का भी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथे का भी चौथा क्वेश्चन, वो है x की घात 4 - x - z की घात 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा z कोष्टक 2x - z, कोष्टक बंद 2x² - 2xz + z²। ओके, z कोष्टक 2x - z, कोष्टक बंद, वापस कोष्टक 2x² - 2xz + z²। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर हो जाएगा z ब्रैकेट 2x - z ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट 2x² - 2xz + z²। फिर आगे चलते हैं। तो फोर्थ का फिफ्थ, यानी कि चौथे का पांचवा, जो लास्ट है फोर्थ का फिफ्थ है, इस ये क्वेश्चन है a की घात 4 - 2 a² b² + b की घात 4, a की पावर 4 - 2 a² b² + b की पावर 4। तो ये इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका सीधा आंसर ही जो है वो आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर रह जाएगा a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर, a + b का पूरे का स्क्वायर इंटू a - b का पूरे का स्क्वायर। तो आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। पहले नंबर का क्वेश्चन है p² + 6p + 8 p² + 6p + 8। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके सीधे आंसर ही बता देते हैं। तो इसका आंसर रह जाएगा p + 4 p + 2, यानी p + 4 p + 2, ये इसका उत्तर रह जाएगा। फिर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि q² - 10q + 21 q² - 10q + 21, इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर रह जाएगा q - 3 q - 7, यानी q - 3 q - 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका ही थर्ड नंबर क्वेश्चन p² + 6p
-16 पी स्क्वायर प्लस 6 पी माइनस 16, इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पी प्लस 8 पी माइनस 2, यानी पी प्लस 8 पी माइनस 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार बीजीय व्यंजकों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, किस प्रकार से जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनको ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन होता है उनका या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, हम उसका डिवाइडेशन फॉर्मेशन देखेंगे, डिवाइड किस तरीके से करते हैं। ओके, तो डिवीजन किस तरीके से करते हैं, तो डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो वो गुणन की प्रतिलोम संक्रिया है। ओके, इनवर्स जो है ऑपरेशन है, गुणन की प्रतिलोम संक्रिया। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि जैसे कि 56 में फिर 8 का भाग देंगे ऑटोमेटिक 7 आएगा, या 56 में 7 का भाग देंगे ऑटोमेटिक 8 आएगा, यानी कि 8 के ऑटोमेटिक 7 आएगा। ओके, तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए आप, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि 6x क्यूब में 2x और 3x स्क्वायर का आप गुणा करेंगे, 2x और 3x स्क्वायर का, तो 6x क्यूब आ जाएगा, 6x क्यूब आएगा। तो 6x क्यूब में पहले तो 2x का भाग देंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, या फिर 6x क्यूब में आप 3x स्क्वायर का भाग देंगे तो 2x आ जाएगा। तो जो ये ऑपरेशन है वो आपस में इन्वर्स है। ओके, इस तरफ गुणा करेंगे तो उस तरफ जाने पर ये ऑटोमेटिक डिवाइड करना होगा, भाग करना होगा। उसके लिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजक को अन्य व्यंजक से किस प्रकार विभाजित करते हैं। ओके, कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेशन को किसी अनदर एक्सप्रेशन से किस प्रकार जो है हम डिवीजन करते हैं, तो वो हम देखते हैं अब आगे। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन। कोई भी एक पद है, उसका दूसरे एक पदी से विभाजन किस प्रकार किया जाता है, तो आप सीधा उसके जो है अखंडनीय गुणनखंड करते हैं हम उसमें। अखंडनीय गुणनखंड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी इरेड्यूसिबल फैक्टर जो है उस फॉर्म में लिखेंगे, और उस फॉर्म में लिखने के बाद में ये जो है आप थोड़ा सा इसको स्टडी करना और एग्जाम्पल के थ्रू समझना। ये एग्जाम्पल 13 इंपॉर्टेंट है, 13 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दीज। वो है 24x क्यूब एक्स वाई स्क्वायर क्यूब जेड क्यूब को 6y जेड स्क्वायर से डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड 24x वाई स्क्वायर जेड क्यूब बाई 6y जेड स्क्वायर। ओके, 6y जेड स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो इसका हम सीधा आंसर ही बता देते हैं कि इसका सीधा आंसर क्या रह जाएगा। तो इसका आंसर रह जाएगा 4xyz, 4xyz जो है इसका सीधा उत्तर है। फिर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 63 ए स्क्वायर जेड ए 63 ए स्क्वायर बी की घात 4 सी की घात 6 को 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब से हमें भाग देना है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा डिवाइड 63 ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 6। ओके, और बाई लिखा हुआ है आपके 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, यानी कि 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब से डिवाइड करना है। तो इसका सीधा आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा 9 बी स्क्वायर सी क्यूब, 9 बी स्क्वायर सी क्यूब, 9 बी की घात 2 सी की घात 3। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुपद को एक पदी से विभाजन। एक जो बहुपद है उसका जो है एक पदी से विभाजन करना है, तो वो किस प्रकार होगा, यानी डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। जो बहुपद है उसका एक पदी से विभाजन करना है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। और ये यहाँ पर आपके लिखा हुआ भी है, ये यहाँ पर इनको सब फैक्टर्स फॉर्म में लिखा, और उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है 2y से। तो 2y से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2y ले लेते हैं कॉमन, सारा गुणनखंड कॉमन फैक्टर जो बाहर आ जाएगा। ओके, और कॉमन फैक्टर आने के बाद में फिर 2y को अलग से ले लिया, सेपरेट ले लिया, और सेपरेट ले के हम जो है फिर लास्ट फाइनल जो है उसको 2y से डिवाइड करके 2y से 2y कैंसिल करके, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो हमारा फॉर्मेशन ये रहेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इनको जो भी न्यूमरेटर है उसको सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग करके जो है जो न्यूमरेटर को सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। वी विल डिवाइड ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर बाय द मोनोमियल इन द डिनोमिनेटर। एक सेपरेटली अलग अलग न्यूमरेटर जो अंश है, ऊपर वाली संख्या है, उसमें जो डिनोमिनेटर जो है हर जो है उसको जो है मोनोमियल होगा, तो उसको जो है एक पद है तो उसको हम सबके साथ अलग अलग सेपरेट भी लिख सकते हैं, सबके साथ अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप 2y को इससे डिवाइड कर दिया, इससे कर दिया, इससे कर दिया, और हमारा आंसर तो सेम ही आएगा। ये देखिए ये आंसर और ये वाला आंसर, दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशन ये रहा। तो हम इसको एग्जाम्पल नंबर 14 को इंपॉर्टेंट लगा देंगे, और इंपॉर्टेंट लगाने के बाद में हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ आपके बहुपद का बहुपद से विभाजन। ओके, बहुपद का बहुपद, उदाहरण नंबर 14 जो है इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में उदाहरण नंबर जो 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14 14 जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटिन्यूड। ओके, पोलिनोमियल डिवाइड पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद का बहुपद से ही विभाजन करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे,
उसमें तो देखिए आप बहुपद का बहुपद से करना है, पोलिनोमियल का करना है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये 7x² प्लस 14x, तो इसमें हम इसको अखंडनीय रूप इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिख देंगे। ओके, जो भी टर्म्स होगी, और आपस में इरिड्यूसिबल में करके हम इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन फैक्टर जो है सारे गुणनखंड के रूप में बाहर ले लेंगे, और बाहर लेने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करना है x+2 से, तो ये आप देखिए यहाँ पर x+2 से x+2 कैंसिल होके 7x इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी फॉर्मेशन को आप प्रैक्टिस करते रहना, तो प्रैक्टिस से आपके आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल फॉर्म में, उदाहरण रूप में, उदाहरण 15 और 16, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 15 और 16। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते, तो आगे अब हमारा मेन काम है, वो मेन काम है हमारी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आगे 12.3, प्रश्नावली जो है वो 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 12.3 में सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक के आंसर लिखते हैं। अब आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन क्या रहेगा, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ओके, तो हमारे को जो है इनका विभाजन करना है, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10x - 25 में 5 का भाग देना है, 10x - 25 डिवाइड बाई 25। ओके, 25 से विभाजन, सॉरी 5 से विभाजित करना है, 5 से भाग देना है। इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 2x - 5, 2x - 5। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 10x - 25 में भाग देना है 2x - 5 का। ओके, तो इसका जो सीधा आंसर है वो आंसर हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 10y कोष्टक 6y + 21, 10y ब्रैकेट 6y + 21 वाला, तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 6y। फिर आगे चलते हैं, तो आगे इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 9x² y², ये वाला क्वेश्चन है, ब्रैकेट 3z - 24, इसका जो है सीधा आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा xy, इसका आंसर हो जाएगा xy। फिर इसका पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वो है 96 ABC वाला, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका सीधा आंसर 96 AB, जो सीधा आंसर है वो सीधा आंसर हो जाएगा 10 ABC, 10 ABC, ये इसका सीधा आंसर है। फिर आगे चलते तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है निर्देशानुसार भाग दीजिए। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन होगा डिवाइड एज डायरेक्टेड। ओके, डिवाइड एज डायरेक्टेड, तो निर्देशानुसार भाग देना है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 कोष्टक 2x + 1 वाला, 5 ब्रैकेट 2x + 1, इसका आंसर क्या रह जाएगा, इसका जो आंसर रह जाएगा वो आंसर रह जाएगा 5 ब्रैकेट 3x + 5, 5 कोष्टक 3x + 5। ओके, फिर इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 26xy, 26xy, फिर ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट y - 4, ये वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसी के सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये वाला 26 वाला, इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो इसका आंसर रह जाएगा 2y ब्रैकेट x + 5, 2y कोष्टक x + 5। फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 52 PQR, 52 PQR, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, इसका आंसर रह जाएगा 1/2R कोष्टक P + Q, 1/2R ब्रैकेट P + Q। ओके, ये वाला इसका आंसर रह जाएगा। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसी के चौथे नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ का फोर्थ नंबर, ये है 20 ब्रैकेट y + 4 ब्रैकेट y² + 5y + 3, यानी 20 कोष्टक y + 4 y² + 5y + 3, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका सीधा आंसर क्या रह जाएगा, इसका आंसर रह जाएगा 4 ब्रैकेट y² + 5y + 3, यानी 4 कोष्टक y² + 5y + 3। फिर आ जाएगा इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ का भी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वो है x + 1 x + 2 x + 3, x + 1 x + 2 x + 3, ये वाला क्वेश्चन है, जो इसका सीधा आंसर जो है वो आंसर रह जाएगा x + 2 x + 3, यानी x + 2 x + 3, ये दोनों ब्रैकेट में है, दोनों कोष्टक में है, ये आंसर रह जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, सवाल नंबर 3 और 4, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो हमने इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा हमने क्या, ये यहाँ पे ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है हमने क्या चर्चा की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये हमारे पूरे पार्ट की समरी, पूरे लेसन की जो है, पूरा चैप्टर जो है उसकी समरी है, उसका सारांश है, हमने क्या क्या चर्चा की, पूरे डिस्कस क्या क्या किया पूरे चैप्टर में, इसको आप स्टडी करना ब्रीफली, और जितने भी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं हमने। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यही है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, और यही क्वेश्चन जो है बार बार आ रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, इनकी ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक दो बार देखने से ये पूरा समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा आपके जो भी क्लियरिटी का मामला है, जो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसी वीडियो में ऊपर सेटिंग में ऑप्शन है जहाँ आप इसकी जो है क्लियरिटी इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छी क्लियरिटी के साथ वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्पीड के साथ देखना है तो उसमें स्पीड तेज़ या धीरे, यानी कि स्पीड जो आपको बढ़ानी इंक्रीज़ करनी है या फिर स्पीड को डिक्रीज़ करना है, तो आप अपने स्तर पे वीडियो में सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप इसकी प्लेबैक स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसके अलावा सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी जो है इंपॉर्टेंट लगाने के लिए इस वीडियो, ताकि वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट लगाए और बार बार प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व करें। फ्रेंड्स, इनके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से जो है जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो इन्हीं में से ही रिपीट होते हुए आ रहे हैं बार बार। तो आप इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इन्हीं को ही रिवाइज करते रहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आलेखों से परिचय है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जो आलेख वगैरह होंगे, जो ग्राफ वगैरह होंगे, उन ग्राफ से रिलेटेड चैप्टर होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का, वो चैप्टर है आलेखों से परिचय, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।